आपकी आवाज। करीब 1.5 घंटे पहले ही भारत ने कोरोना के खिलाफ 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी और इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वैक्सीन को मंजूरी देने पर सवाल उठाए हैं। थरूर ने कहा कि कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल अभी बाकी है, इसमें कोवैक्सीन को मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है। शशि थरूर ने कहा कि सरकार को मंजूरी देने से पहले फेज 3 ट्रायल खत्म होने का इंतजार करना चाहिए था। शशि थरूर ने क्या ट्वीट किया है वो अब आपके सामने रखते हैं। कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है, ये अप्रूवल जल्दबाजी में दिया गया है और खतरनाक हो सकता है। कृपया स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन स्थिति स्पष्ट करें। जब तक ट्रायल पूरे नहीं हो जाते तब तक इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। इस दौरान भारत कोविशील्ड वैक्सीन से शुरुआत करे। वहीं भारत में कोरोना की 2 वैक्सीन को फाइनल मंजूरी मिल गई है और अगले कुछ दिनों में ये वैक्सीन लोगों को लगनी भी शुरू हो जाएगी। लेकिन वैक्सीन को लेकर विपक्ष कई बार बेसिर पैर की बातें करता है। आज शशि थरूर ने कोवैक्सीन पर सवाल उठाए। इससे पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी की वैक्सीन बताकर कहा कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। फिर कांग्रेस के सीनियर नेता राशिद अल्वी ने कहा कि सरकार वैक्सीन का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर सकती है। राशिद अल्वी ने कहा कि वैक्सीन को लेकर विपक्ष के मन में शक जरूर है। कोरोना जिस तरीके से देश के अंदर क़यामत बर्पा कर रहा है, वैक्सीन ही इसका अकेला इलाज है। जिस तरीके से भारत सरकार, प्रधानमंत्री, CBI, IB, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ED इसका इस्तेमाल विपक्ष के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो वैक्सीन तो एक ऐसी चीज़ है जिसका खामोशी के साथ, आम आदमी के साथ निश्चित तौर से इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं के ख़िलाफ़ डर तो लगेगा कि ऐसे हाथों में सरकार है जो देश के विपक्ष को या तो जेल में देखना चाहता है या उनको चाहता है कि वो पॉलिटिकली ख़त्म हो जाएं। तो अखिलेश जी के बयान में मैं ये कहूँगा कि उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देश के विपक्ष के नेता हैं, उनको यकीनन ख़तरा हो ना हो, शक और शुबा तो ज़रूर होगा। बड़ा ताज्जुब होता है शक व शुबा की बातें राशिद अल्वी जैसे नेताओं के मुंह से आ रही है, जो कि खुद बहुत ही ज़हीन किस्म के राजनेता हैं। वैक्सीन पर सियासत की शुरुआत दरअसल अखिलेश यादव ने की, जिन्होंने कहा कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उनके MLC तो और आगे निकल गए। आशुतोष सिन्हा ने यहाँ तक कह दिया कि वैक्सीन से लोग नपुंसक हो सकते हैं। कोरोना का वैक्सीन का आज ड्राई रन शुरू हो गया, तो क्या समाजवादी पार्टी आप अपनी तरफ से मानते हैं कि लोगों को वैक्सीन? देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। हमें लगता है कि कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कहते हैं कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है, तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। जो अपनी सरकार में फ्री वैक्सीन का दावा कर रहे हैं या ऐसा ऐलान कर रहे हैं, दरअसल उनकी सरकारें होंगी तब भी तो वैक्सीन साइंटिस्ट ही बनाएंगे, डॉक्टर्स ही बनाएंगे। ये किसी पार्टी की फैक्ट्री में थोड़ी ना, या उनके कार्यालय में वैक्सीन थोड़ी ना बनती है। डॉक्टर BL शेरवाल जी, ये किस तरीके की बातें हैं? वैक्सीन से नपुंसक हो जाएंगे, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है। यहाँ तक कि शशि थरूर का बयान हमने आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि कोवैक्सीन को बहुत जल्दी मंजूरी दे दी गई है, दिस इज नॉट सेफ। आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 चीजें हैं। एक जो नपुंसक होना या किसी पार्टी विशेष, इसके अंदर बेसिकली एज ए डॉक्टर एंड एज ए साइंटिस्ट ये फैक्ट के ऊपर डिसीजन होता है। ऐसा कोई वाकयात या ऐसा कोई फैक्ट आज तक कभी किसी वैक्सीन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। और ख़ास तौर पे अभी हम कोविड की बात करें तो जो डाटा सामने आया है हम उसी की बात करेंगे, और इस तरह का कोई भी केस ना कोई कभी आज तक रिपोर्ट है। और जब तक जो एविडेंस नहीं है
तो इसके लिए जो है हम गारंटी के साथ ये कहते हैं कि इस तरह के जो साइड इफेक्ट है वैक्सीन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। वैक्सीन बड़ी सिंपल सी चीज समझने की जरूरत है कि ये जो है दो ही चीजें होती है, एक इम्यूनोजेनिसिटी और एक इन्फेक्टिविटी। हम जो है इसके अंदर इन्फेक्टिविटी कम करके इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ा रहे हैं और एंटीबॉडीज जिससे पैदा होती है। और कोई एंटीबॉडी का काम है कि अपने जो शरीर के अंदर जिसमें एंटीबॉडीज बनी है उसको इन्फेक्शन से बचाना, या अगर इन्फेक्शन उनको हो भी जाती है तो बड़ी माइनर इन्फेक्शन होगी। लेकिन ये नपुंसकता होना इसका कोई दूर दूर तक वो नहीं है। बात है एक बयान की कि अभी 3rd फेज चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, हाँ, कोवैक्सीन का 3rd फेज चल रहा है और इसीलिए जो एक्सपर्ट की मीट है एक बार नहीं 2 बार हुई और उसके अंदर पूरा जो है इनके एनालाइज किया जाता है और अगर लगता है कि ये सेफ है और तभी हम जो साइंटिस्ट वहाँ बैठते हैं SEC में, उसके बाद ही उसको परमिशन दी जाती है। और इसके अंदर वैसे भी इमरजेंसी अप्रूवल दी गई है जो कि गाइड है हमेशा, और कंपनी को ये कहा जाता है कि 15-15 दिन के बाद सारा डाटा वो DCGI को देंगे। उससे क्या होगा कि कोई साइड इफेक्ट या कोई इस तरह का इफेक्ट आता है जो इमीडिएटली रेक्टिफाई करने का रिपोर्ट करने की जरूरत है, तो इमीडिएटली वो नजर में आता है। तो इसलिए ये जिस तरीके की बातें हो रही हैं, उन तमाम लीडर्स को, उन तमाम नेताओं को आपकी बात सुननी चाहिए, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स की बात सुननी चाहिए कि अगर वो जिस शक और शुबा की बात कर भी रहे हैं तो वो शक भी दूर होता जाएगा। बहरहाल विजय लक्ष्मी, कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, इतने ज़हीन, इतने पढ़े लिखे नेता, शशि थरूर की बात करें, हम राशिद अल्वी की बात करें, उनके मुंह से इस तरीके के बयान आना, कई बार ऐसा लगता है कि वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं या अपना पांव ही कुल्हाड़ी पर दे मार रहे हैं। देखिए, कुछ कंसर्न्स जो है वो विपक्ष के नेताओं ने कोवैक्सीन को लेकर के उठाए हैं और जैसा कि आपने कहा कि शशि थरूर हैं, जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया था, राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने भी कहा था कि ये फर्स्ट रेट एंटरप्राइज है भारत बायोटेक, लेकिन ये बड़ा पजलिंग है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल्स को जो है वो 3rd फेज के वो मॉडिफाई किए गए हैं कोवैक्सीन के लिए। तो ये कंसर्न्स जो है ये शशि थरूर और जयराम रमेश दोनों ने उठाए हैं। लेकिन उसके अलावा जिस तरह की बयानबाजी राशिद अल्वी और अखिलेश यादव कर रहे हैं वो समझ के परे है, क्योंकि साइंटिस्ट ने वैक्सीन डेवलप की है और विपक्ष के नेता और पक्ष के नेता क्या होते हैं, जब वैक्सीन लगेगी तो सबको लगेगी, इसमें कोई आपको ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करके तो नहीं लगाई जाएगी कि आप पक्ष के नेता हैं, आप विपक्ष के नेता हैं। मुझे लगता है जिम्मेदार नेता, क्योंकि नेता होता है उसको जनता फॉलो करती है, और इस तरह का गैर जिम्मेदाराना आप फैक्ट्स पे बात करिए। आपको किसी फैक्ट पर अगर आपको लगता है डेटा को लेकर के या पार्टिसिपेंट्स या वॉलंटियर्स या किस तरह से पूरा प्रोसेस हुआ है उसको लेकर आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं सरकार से, आप सवाल पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि आप डेटा लाइए, आप उसको पब्लिक करिए, लेकिन ऐसे कहना बिना फैक्ट्स के इम्पोर्टेंसी हो जाएगी या विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर टारगेट किया जाएगा, ये मुझे लगता है इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार गलत नहीं है किसी नेता द्वारा नहीं हो सकती। थरूर और अगर जयराम रमेश की बात करें तो ये वाजिब है, ठीक है, सवाल उठाना कतई गलत नहीं है, लेकिन जब DCGI के डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि ये 110% सेफ है और अगर थोड़ी सी भी इस बात का शक उन्हें होता, संदेह होता कि ये सुरक्षित नहीं है तो हम इसकी मंजूरी कभी नहीं देते, तो क्या DCGI पर भी भरोसा नहीं है? देखिए, विपक्ष के नेता हैं मीनाक्षी, तो विपक्ष का काम तो सवाल खड़े करना है और कई बार ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन भी कुछ चीजों को अपोज करता दिखता है। लेकिन यहाँ पर जयराम रमेश और शशि थरूर दोनों कह रहे हैं कि फैक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोवैक्सीन को 3rd ट्रायल फेज था, क्यों मॉडिफिकेशन किया गया प्रोटोकॉल्स में, तो ये दोनों नेताओं ने सवाल उठाए हैं। लेकिन DCGI है, एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा प्रोसेस है, उस पर भरोसा करना बेहद जरूरी है, तभी आम जनता भी अपना भरोसा
भरोसा कर पाएगी इस वैक्सीन में? और अगर इस तरह के लोग ही, जब DCGI की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि 110% सेफ है, एफिकेसी पूरी देखी गई है, ट्रायल्स जो हैं वो पूरी तरह से प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया है, तो जब ऐसे लोग संदेह जताते हैं तो आम जनता के लिए भी जरूर एक संदेहास्पद स्थिति जो है वो खड़ी हो जाती है। ऐसे में DCGI अगर चाहे तो जो जिस तरह के सवाल ये उठा रहे हैं उसको लेकर के कुछ और डेटा या फैक्ट्स जो हैं वो पब्लिक डोमेन में रख सकती है, ताकि इस तरह के जो लोगों ने सवाल उठाए हैं उनको जवाब दिया जा सके, क्योंकि फैक्ट्स पूरे होंगे तभी DCGI इतने भरोसे के साथ कह रहे हैं कि 110% सेफ है, पूरा रोबस्ट मैकेनिज्म, एक तरीके से तमाम चीजों को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया है। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में अगर आप वैक्सीन ला रहे हैं तो आपने प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज कर दिया या जो तय चीजें हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसको फॉलो नहीं किया। तो अगर ऐसे में और फैक्ट्स रखे जाएंगे तो शायद ऐसे तमाम नेताओं को जवाब जरूर मिल जाएगा और वो एक साइंटिफिकली प्रमाणिक जवाब होगा, तो सवाल जो ये नेता उठा रहे हैं उसकी गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। बहरहाल सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक बार फिर से हम वैक्सीन के ऊपर ही आते हैं। और डॉक्टर शेरवाल, क्योंकि आप राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, तो आप फंक्शनिंग और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि कैसे ये वैक्सीन एक सेंटर पर आएगी, कैसे फिर इसका आगे ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। और क्योंकि भारत की आबादी बहुत बड़ी है, फर्स्ट फेज में तो जैसा विजयलक्ष्मी भी जानकारी दे रही हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको ये वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन धीरे धीरे ये दायरा और बढ़ेगा, तो ये किस तरीके से किया जाएगा? नहीं, देखिए, इसका जो है ना बहुत ही रोबस्ट एक तरीका है और ऑलरेडी हमारे देश में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है और उसी का फायदा उठाते हुए उसी को आगे बढ़ाया गया है। और जैसे कि हर स्टेट के अंदर एक सेंटर बनाया गया है जहां पर वैक्सीनेशन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर पहुंचेगी और वो एक मेन जो स्टोरेज पॉइंट है, उसके बाद वहां से डिपेंडिंग ऑन द नीड जो सेशन साइट्स हैं हर स्टेट के अंदर, उन साइट्स के ऊपर ज़रूरत के हिसाब से जो डोजेज रिक्वायर्ड हैं वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जाएंगी। और जो इस ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसका पूरा डाटा इकट्ठा करके वो पूरा जो है ICMR पे जाएगा। तो इसमें जो खास बात है वो है कोल्ड चेन मेंटेन करना, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू मेन स्टोरेज साइट इन द स्टेट एंड फ्रॉम स्टेट टू दी सेशन साइट्स, वो बहुत जरूरी है। अगर वैक्सीन फेलियर का एक वो होता है कि इफेक्टिव नहीं है, उसके अंदर कोल्ड चेन का बहुत महत्व है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है और उसकी ट्रैकिंग रखना बहुत जरूरी है कि 2 से 8 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यानी कि एंड टू एंड सिरे तक वो होना चाहिए। दूसरा जो है उसकी हैंडलिंग वैक्सीनेशन की, कोई भी वैक्सीन जो है उनको पता होना चाहिए कितनी देर फ्रिज से जब निकालते हैं, थॉ करते हैं, उसके बाद उसको वापस रखना है और उसको हैंडलिंग कैसे करते हैं ताकि कंटामिनेट ना हो। तो एक सेफ्टी की जरूरत है। साथ में जो सेशन साइट अभी ड्राई रन में किया गया है वो उससे अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट की गई है कंट्री में और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। पहले 4 स्टेट में किया, उसके बाद कल जैसे आपने देखा है पूरे देश में किया गया, कोई 116 जिलों में। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है और उससे ये समझ आया कि अब हम पूरी तरह से तैयार हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सिस्टम जैसे अभी एक जो कोरेस्पोंडेंट बता भी रही थी कि वो पूरे तैयार हैं और जिस साइट पे एक दिन में 100 वैक्सीन डिलीवर करनी है, तो उसके एक बड़ा रोबस्ट प्रोसीजर है कि पेशेंट जो बेनिफिशियरी है वो कैसे आएगा, वो उनको SMS के जरिए वहां पहुंचना है और वहां उसके बाद उनको वेरीफाई करते हैं, पहले उनको आइडेंटिफाई करते हैं, सिस्टम डेवलप किया जा चुका है। अब एक सवाल जो है वो अवेलेबिलिटी को लेकर है डॉक्टर उमा, कि हम भारत देश में कितनी वैक्सीन की डोसेज
तैयार हैं या कितनी तैयारी में इस वक्त इन लाइन हैं? क्योंकि अगर हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल लें तो ब्रिटेन में भी फाइजर वैक्सीन के 2 डोज के बीच में 3 हफ्ते के गैप की बात कही गई, लेकिन क्योंकि ये वायरस इतना तेजी से लोगों में फैला तो इन 2 डोसेज के गैप को 3 महीने का कर दिया गया। सिर्फ वजह यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है फाइजर वैक्सीन। सो अगर हम कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में बात करें तो इस लिहाज से हमारी तैयारी, भारत की तैयारी कितनी है? देखिए, इसीलिए जो फर्स्ट लाइन जिनको वैक्सीनेशन देना है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं लोग, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है वैक्सीन डोजेस की। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जो डिसाइडेड है कि उन्होंने, क्योंकि डोज कम थे और मैक्सिमम नंबर जो ज्यादा लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जा सके, इसीलिए उन्होंने 2 डोजेस के बीच में इंटरवल इंक्रीज करने की बात कही है। लेकिन उससे इम्यूनिटी कितनी होगी और वो कितनी इफेक्टिव होगी और कितने दिनों के लिए इफेक्टिव होगी, इस पर अभी कोई डेटा नहीं है। और आपने देखा कि पिछले दिनों में इंडिया में जो इन्फेक्शन रेट है वो कम होना शुरू हो गया है और ब्रिटेन में थिंग्स आर वर्स, तो उनको जल्दी से ज्यादा पॉपुलेशन को इम्यूनाइज करने का प्लान कर रहे हैं। तो मैं कहूंगी इंडिया में जब तक हम ये फर्स्ट फेज का वैक्सीनेशन ओवर होगा तब तक हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई होगी जिससे कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जा सके। जी डॉक्टर शेरवाल, आपके पास अगर इस दिशा में कोई और जानकारी कि कितनी सारे वैक्सीन डोसेज के साथ हम तैयार हैं, फिर मैं विजयलक्ष्मी आपके पास आती हूँ। नहीं भी जैसा कि जानकारी है कि सीरम इंस्टीट्यूट के पास 6 करोड़ डोजेज अभी तैयार हैं, तो वो एक बहुत बड़ी वो है। शुरुआत में तो हम जो वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर और डॉक्टर एंड सपोर्ट स्टाफ की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे ही कोवैक्सीन का प्रोडक्शन भी शुरू होगा तो वो नंबर सफिशिएंट होगा और हम अपने जो फ्रंट लाइन वर्कर को जुलाई तक वैक्सीनेशन कर सकेंगे। तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज यही है कि वैक्सीन का काम यही है कि वो एक तरह से बैरियर का काम करेंगे। जैसे जैसे हम हार्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो और डॉक्टरों में और फ्रंट लाइन वर्कर में कॉन्फिडेंस का बढ़ेगा, तो एक बहुत अहम चीज है। और जैसे जैसे वैक्सीनेशन मिलती जाएगी वैसे वैसे जो है ना हमारा पेंडेमिक के ऊपर हम कोशिश करेंगे विजय पाते जाएंगे। बिल्कुल विजयलक्ष्मी, एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अफोर्डेबिलिटी, इस वैक्सीन की अफोर्डेबिलिटी क्या है? क्योंकि अभी तो जो वैक्सीन, अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर पहले ही कहा जा चुका है कि फ्री वैक्सीन लगेगी, फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये फ्री वैक्सीन लगने वाली है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी क्या है इस वैक्सीन की? क्योंकि हर वर्ग के लोग हैं इस देश में। जी बिल्कुल मीनाक्षी, और ये बताया जो जानकारी आ रही है कि अफोर्डेबल होगी ये वैक्सीन, क्योंकि जो बाकी फाइजर या इस तरह की जो वैक्सीन्स हैं उनकी प्राइसिंग की बात करें तो वो प्राइसिंग डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि इंडिजिनस हैं भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो अफोर्डेबल होगी ये। हालांकि प्राइसिंग क्या होगी, कैसे होगी, इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी या औपचारिक ऐलान तो नहीं किया गया है अभी तक अथॉरिटीज द्वारा या सरकार द्वारा, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि ये अफोर्डेबल रेंज में होंगी। अगर एक सामान्य भारतीय नागरिक की बात करें तो बहुत ज़्यादा महंगी या आउट ऑफ उनके दायरे के बाहर हो, इस तरह की नहीं होंगी। लेकिन एक्चुअल प्राइसिंग क्या होगी उसको लेकर अभी कोई जानकारी मीनाक्षी नहीं है। और हर राज्य में अपने अपने तरीके की नियम बनाए जाएंगे कि किस तरीके से वैक्सीन आम जनता तक पहुंचाया जाए, मिडिल क्लास है या गरीब जनता है उन तक ये वैक्सीन किस प्राइस पर जाए, इस पर भी अलग अलग राज्य की सरकारें मंथन जरूर कर रही होंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। इसी बड़ी खबर पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।